Hello, my dear students. Welcome to eCareer Point. This is going to be a very important session, my dear students. The application of differentiation में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रोल्स थ्योरम. ये थ्योरम वैसे तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पर बहुत ही अमेजिंग प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं और पिछले कई सालों से जेई मेंस और जेई एडवांस में रेगुलरली इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं. इस प्रोफाइल के साथ एक खास बात यह होती है कि जब तक आपका इस प्रोफाइल के साथ एक्सपोजर नहीं हो या आपने इसके सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर रखे हो, ये समझना भी मुश्किल होता है कि ये रोल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन होता है. बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट केयरफुली, देन इट बिकम्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और अमेजिंग प्रोफाइल के क्वेश्चंस होते हैं. जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन के 3 रियल रूट्स आपको बता रखे हैं. ओके, fx इज अ पॉलिनोमियल इन x. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस में करना क्या है. f dash x plus fx is equal to 0 has at least one real root in this interval alpha to beta. यानी f dash x plus fx जो एक्सप्रेशन है ये कम से कम एक बार 0 हो रहा है इस इंटरवल में. इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट आ रहा है. इसका मतलब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहां इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है. कम से कम एक, एटलीस्ट वन, यानी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स के साथ ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है. और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक कॉमन पार्ट है. एटलीस्ट वन रियल रूट, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट. ये इंडिकेट करता है कि आप क्वेश्चन रोल्स थ्योरम की तरफ लेकर चले जाएं, है ना. जैसे मैं आपको एक और सिचुएशन दिखाता हूं. यहां देखिए, fx बी ए डेरिवेबल फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r सच दैट f0 f2 f4 इज इक्वल्स टू 3. 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर f का वैल्यू दिया हुआ है. यहां भी 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर f का वैल्यू दिया हुआ है. देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, वही चीज आ गई. पिछले एग्जाम्पल में था एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट, यानी मिनिमम रूट 1 था वहां पर. यहां पर भी बोला जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, यानी इस एक्सप्रेशन की ऐसे कितने, मिनिमम कितनी x की वैल्यूज हो सकती है जहां ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ये क्लेम किया जा रहा है. तो ये फिर से सेम वही सिचुएशन है. और मैं आपको बताऊं 2020 जेईई एडवांस में भी सेम इसी प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज क्वाइट गुड क्वेश्चन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, ये आपको इंडिकेट करती है कि ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम की तरफ जा रहा है. ये रोल्स थ्योरम से कैसे कनेक्ट होगा, इसे समझने के लिए पहले रोल्स थ्योरम समझना बहुत जरूरी है और एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है. आप उसको समझिए रोल्स थ्योरम क्या है, उसके बाद हम इन सिचुएशंस पर वापस आते हैं. राइट, तो देखिए रोल्स थ्योरम क्या है. रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट if a function fx is, कोई भी फंक्शन एक fx है, if it is continuous in the interval a to b इंटरवल में continuous है, पूरे इंटरवल इंक्लूडिंग a and b also. differentiable in the interval a to b, इंटरवल a to b में डिफरेंशिएबल है. उसके बाद सच दैट एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हैं. यानी जो इंटरवल है ए टू बी, हम फॉर एग्जांपल एफ का डोमेन बोल सकते हैं. इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हैं. इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है. डिफरेंशिएबल होने का मतलब हो गया कि यहां कोई शार्प एज नहीं है. अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस पूरे इंटरवल में देयर इज नो शार्प एज इन दिस ग्राफ. ए टू बी पूरे इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दैट मींस देयर इज नो गैप और ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल. ये कंडीशंस अगर फंक्शन एफ फॉलो करता है तो ऐसे सिचुएशन में कंक्लूजन क्या आता है, देन देयर एग्जिस्ट, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी. इस इंटरवल ए टू बी में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां एफ डैश सी का वैल्यू 0 आ जाएगा. एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर एफ डैश सी बिकम्स इक्वल्स टू 0. ये कंक्लूजन यहां पर बताया जा रहा है बच्चों. अब देखिए एटलीस्ट वन, यही वो कंक्लूजन है, यही वो पॉइंट है जिससे उन प्रोफाइल के क्वेश्चंस को, उन सिचुएशंस को रोल्स थ्योरम के साथ कनेक्ट किया गया. कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कंटिन्यूअस तो ए टू बी क्लोज इंटरवल में है, डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए टू बी है, क्या क्लोज में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. अरे ए टू बी ओपन में डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्लोज में भी हो तो ऑफकोर्स ओपन में तो हो ही गया, है ना. ए और बी पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए और बी पर कॉन्टिन्यूअस जरूर होना चाहिए.
ऐसा क्यों है ये चीज आप समझ सकते हैं। पहले अपन इसको जो लिखा हुआ है इसको पूरा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैं एक ऐसा फंक्शन f(x) कंसीडर कर रहा हूं जो कॉन्टिन्यूअस है a to b इंटरवल में, यानी इस पूरे इंटरवल में अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आएगा, कोई गैप नहीं आएगा। डिफरेंशिएबल है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट ए से ग्राफ शुरू होता है, वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, कैसा भी उसका मोनोटोनिसिटी हो सकता है, कैसा भी उसका कर्वेचर हो सकता है, लेकिन उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके ग्राफ में कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एंड पॉइंट्स पर y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए, a पर जो वैल्यू है वही वैल्यू b पर आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दिस काइंड ऑफ ग्राफ, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, a पॉइंट पर ये y कोऑर्डिनेट है और b पॉइंट पर ये y कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन ने बोला है f ऑफ a एंड f ऑफ b इक्वल हैं, तो ये दोनों y कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं। अब यहां से ग्राफ शुरू हुआ, ऊपर जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। अब आप सोचिए मुझे यहां से ग्राफ को शुरू करना है और यहां तक लेकर जाना है ना, बीच में कहीं कोई गैप नहीं आना चाहिए, कहीं भी कोई शार्प एज नहीं आना चाहिए, तो ये स्मूथली ऊपर गया तो स्मूथली घूमते हुए नीचे आ जाएगा, है ना। अगर ये नीचे गया तो यहां से फिर ऊपर आ जाएगा, कैसा भी हो सकता है। एक से ज्यादा बार ये इस तरह से जिगजैग कर सकता है, लेकिन चाहे ये स्ट्रेट लाइन में जाए या ये इस तरह से ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, लेकिन कोई गैप नहीं आना चाहिए, कोई शार्प एज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को देखिए, यहां एंड पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, यहां पर फंक्शन में कोई गैप नहीं है, दैट मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस, और कोई शार्प एज नहीं है, दैट मींस इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था, देन देयर एग्जिस्ट c in the interval a to b where f dash c is equals to 0। ऑफ कोर्स होगा ही होगा, ये f dash c equals to 0 का क्या मतलब हो गया, c पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो गई है। c पर डेरिवेटिव 0 होने का मतलब हो गया c पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा, यानी वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो क्या आपको ऐसा कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा? यस ऑफ कोर्स, ये वो c पॉइंट हो गया जहां टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा, है ना। ग्राफ इस तरह से ऊपर गया, स्मूथली घूमते हुए वो नीचे भी आएगा, तो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट वो जनरेट जरूर करेगा जहां टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा बार ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ग्राफ यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो रहा है, दोनों y कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, a पर और b पर जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल हैं, तो एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव 0 हो सकता है। ऊपर गया, घूम के नीचे आया, तो जिस पॉइंट पर ये टर्न करेगा, यहां टर्न करते वक्त दो सिचुएशंस हो सकती थी, या तो ये ऊपर गया और एड्रैप्टली टर्न कर दे तो शार्पेज जनरेट हो जाएगा। आप समझ गए मैंने क्या बोला, जैसे सपोज ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म होना है, कोई गैप नहीं दे रहा हूं मैं, ये यहां गया, लेकिन यहां से ये अचानक से नीचे की तरफ आ जाए तो शार्पेज आ जाएगा। शार्पेज आ जाएगा तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड नहीं होगी, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहा, तो ये कंक्लूजन फिर यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इस तरह की सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मूथ टर्न की। स्मूथ टर्न होगा तो फिर ऑफ कोर्स टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस जरूर बनेगा, नीचे जाकर ऊपर आए तो भी ऐसा होगा, बीच में वो कितने भी ऐसे टर्न्स ले सकता है, लेकिन उसे इस y कोऑर्डिनेट से शुरू होकर इस y कोऑर्डिनेट पर खत्म होना है जो कि दोनों वैल्यू में इक्वल हैं। इसका मतलब कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। मिनिमम वन सच पॉइंट विल एग्जिस्ट एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स। ये तो कितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम, तो लेट्स से ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है, सपोज ऐसा ग्राफ होता है ना, तो अब इसमें तो हर पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल हो गए, तो वो हो सकता है ना, लेकिन कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये रोल्स थ्योरम एक्सप्लेन करती है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। अब मैं एक बार और आपको छोटा सा एक पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेता हूं। ए टू बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को क्लेम किया गया, ठीक है, यानी कि a पर और b पर y कोऑर्डिनेट्स इक्वल भी हैं और यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, कोई गैप नहीं आ रहा है। a और b ओपन इंटरवल में फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोला गया। देखिए क्या होता है, लेट्स से हम एक कोई ऐसा ग्राफ कंसीडर करें, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। सपोज a टू b ओपन में कंटिन्यूअस है लेकिन a पर डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन a पर डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसा बन सकता है ना, यहां गैप आ गया। अब अगर ऐसे सिचुएशन हुई तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई पॉइंट आए, यहां पर ग्राफ में गैप आ गया, a पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो रही है ना और ओपन इंटरवल a टू b में फंक्शन अभी भी डिफरेंशिएबल है,
लेकिन ए पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, एंड पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल हैं, तो इस तरह के ग्राफ को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये कंक्लूजन होल्ड नहीं करता है। एक और सिचुएशन देखते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहां से ग्राफ शुरू होना है और यहां पर ग्राफ खत्म होना है। ए और बी एंड पॉइंट्स पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी नहीं है। यहां जो ए पॉइंट है इस जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यहां पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ए और बी पर डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन नहीं हो तो भी चलेगा। अब ए से ग्राफ शुरू होकर यहां पहुंच रहा है, कोई गैप नहीं आ रहा, मैंने मान लीजिए ग्राफ ऐसा बनाया। अब ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, एक बार जरा इस बात को समझते हैं। ए पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल आया तो वहां ए पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसी सिचुएशन हो तो भी ये कंक्लूजन होल्ड हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन हो तो भी कंक्लूजन होल्ड हो रहा है, यानी ए पर डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इस केस में ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि इस केस में ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और सॉरी इस केस में डिफरेंशिएबल है, इस केस में ए पर डिफरेंशिएबल है, जबकि इस केस में ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, ए और बी जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर डिफरेंशिएबिलिटी की कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। और ए और बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, और साथ में डोमेन के एंड्स पर वैल्यू इक्वल होना जरूरी है, तो ये कंक्लूजन होल्ड होता है। अब जरा इस कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब जरा इस पर एप्लीकेशंस पर हम आते हैं। यहां कंक्लूड क्या किया गया, डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 बताया गया है। ये सारी कंडीशंस कौन फॉलो कर रहा है, एफ फॉलो कर रहा है। 2 पॉइंट्स पर वैल्यू इक्वल है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएबल है, और उन दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल 0 हो रहा है ना। 0 डेरिवेटिव की वैल्यू हो रही है, एफ की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, एफ की वैल्यू तो 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकती है, लेकिन एफ डैश की वैल्यू 0 हो रही है, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 क्लेम किया जा रहा है। और साथ में यहां का क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट वन सच पॉइंट, कम से कम एक बार ऐसा होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 क्लेम होना और एटलीस्ट वन सच पॉइंट, यानी मिनिमम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां यह कंडीशन होल्ड होगी, जहां यह कंक्लूजन ड्रॉ होगा। ये 2 खास बातें हैं, और यही 2 खास बातें क्वेश्चन को रोल्स थ्योरम से जोड़ती हैं। तो जहां भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे कि कम से कम एक बार वैल्यू 0 हो रही है, कम से कम कितने जीरोस होंगे, तो आप समझ जाइए कि यह क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का है, राइट। अब रोल्स थ्योरम लगाएंगे कैसे, यह भी समझना जरूरी है। तो एक बार मैं आपको पहले इसी का एक एप्लीकेशन और दिखाता हूं, फिर हम इसके एग्जांपल्स पर चलते हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं अपन, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ को कॉन्टिन्यूअस बोल दिया, डिफरेंशिएबल बोल दिया, then between 2 consecutive roots of fx is equal to 0, f के 2 consecutive roots पर f की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी उन 2 पॉइंट्स पर फंक्शन f की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, 0 भी हो गई, इक्वल आ जाएगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। then there exists at least one root of f dash x is equal to 0, at least one root, एटलीस्ट 1, यानी रोल्स थ्योरम की बात हो रही है, और किसे 0 बोला जा रहा है, एफ डैश को 0 बोला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कंक्लूजन है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, और ये रोल्स थ्योरम से निकल कर आता है। देखिए कैसे, मैं एक एफ फंक्शन ड्रॉ करता हूं जो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यानी कोई गैप नहीं आना चाहिए, कोई शार्प एज नहीं आना चाहिए, ऐसा एफ ड्रॉ करते हैं। उस एफ का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वो सब पॉइंट्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से इट इज दैट ग्राफ, ये फंक्शन एफ का ग्राफ हो गया है, और ये जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वो सारे पॉइंट्स इस एफ के रूट्स कहलाएंगे। सो लेट्स से इट इज द पॉइंट अल्फा, इट इज द पॉइंट बीटा, इट इज द पॉइंट गामा, अल्फा बीटा गामा एफ इक्वल टू 0 के रूट्स हो गए। अब क्या बोला गया, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कोई शार्प एज नहीं है, तो कंक्लूजन ये निकाला जा रहा है बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रूट्स, यानी अल्फा बीटा ये 2 कॉन्सेक्यूटिव रूट्स हो गए, इन 2 के बीच में डेरिवेटिव एफ का कहीं ना कहीं 0 जरूर होगा, कम से कम एक बार। ये रहा वो पॉइंट, यहां देखिए डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है, isn't it? तो इन 2 कॉन्सेक्यूटिव रूट्स के बीच में f का डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 हो रहा है, इन 2 कॉन्सेक्यूटिव रूट्स के बीच में कम से कम एक बार 0 हो रहा है, आगे भी हो रहा है, लेकिन भाई ये तो इन 2 के बीच में बात कर रहा है, इन 2 के बीच में तो होगा ही होगा, आगे होगा
ये तो ये नहीं बोल रहा, आगे नहीं होगा, ये भी ये नहीं बोल रहा। तो रोल्स थ्योरम क्या बोल रही है, बहुत लिमिटेड कंक्लूजन निकालता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालता है। कम से कम एक बार ऐसा होगा, एक से ज्यादा बार ऐसा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसे सिचुएशन कंसीडर करते हैं, ये फंक्शन हो गया बच्चों, ठीक है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हमने, और यहां पर मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है। अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से समझिए आप। इस ग्राफ में एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अल्फा हो गया है, ये बीटा हो गया है, ये गामा हो गया है। दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में कम से कम एक बार डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए था, वो हुआ है, वो यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया। कम से कम एक बार, एक से ज्यादा बार हो सकता है। यहां देखिए कम से कम एक बार हो रहा है ना, तो कम से कम एक बार होगा, और इनके अलावा और कहीं नहीं होगा, ऐसा भी रोल्स थ्योरम ने नहीं कहा, लेकिन कम से कम एक बार जरूर होगा दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में। यानी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की कैलकुलेशन यहां से की जा सकती है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की कैलकुलेशन यहां से की जा सकती है, किसके, एफ डैश के। तो सारी कंडीशन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी की और एंड पॉइंट पर वैल्यूज इक्वल होने की कंडीशन तो फॉलो कर रहा है एफ, और कंक्लूजन अप्लाई हो रहा है एफ डैश के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये बातें हैं जो रोल्स थ्योरम से आप किसी क्वेश्चन में ले जा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस एप्लीकेशन को, इस कंक्लूजन को जरूर याद रखिए, समझिए अच्छे से और अप्लाई कीजिए। अब जरा हम हमारी उन सिचुएशंस पर आते हैं। ये जो हमने एक एग्जांपल लिया था, एक बार अब इसको देखते हैं। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। देन वेयर एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोलने का मतलब हो गया दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये कंडीशन इंश्योर हो गई, पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया। देन द इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात कर रहा है अब ये, ठीक है। हमने क्या बोला, अल्फा बीटा गामा, इसके तीन रूट्स हो गए हैं। तो अब जरा डेरिवेटिव की बात करते हैं, एफ का डेरिवेटिव, ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। तो एफ के डेरिवेटिव के नंबर ऑफ रूट्स पर मैं बात कर सकता हूं। एफ का डेरिवेटिव क्या है, अल्फा बीटा के बीच में कम से कम एक बार जीरो होगा, बीटा गामा के बीच में भी कम से कम एक बार जीरो होगा। यानी अगर एफ के तीन रूट्स हैं तो एफ डैश के कम से कम दो रूट्स जरूर आएंगे। अगर ये पॉलिनोमियल है तो ऑफ कोर्स फिर दो ही आ रहे होंगे, ठीक है, डेरिवेटिव के वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने इसका बोला कि एफ के तीन रूट्स हैं तो एफ डैश के मिनिमम दो रूट होंगे, दो जीरोज होंगे। ये तो रोल्स थ्योरम ने कंक्लूड कर दिया। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें एफ डैश के जीरोस की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट वन की बात करते ही तो आपको समझ में आ गया कि रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। लेकिन हमें जीरो क्या करवाना होता है, एफ डैश जीरो करवाया जाता है, एफ डैश की वैल्यू जीरो क्लेम की जाती है। पर यहां एफ डैश की वैल्यू जीरो क्लेम नहीं हो रही है, यहां वैल्यू जीरो क्लेम की जा रही है एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स की। तो अब आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा जिसे डिफरेंशिएट करने पर एफ डैश प्लस एफ आ जाए। एफ के ऊपर कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। अब आप लेकिन एफ का डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालेंगे तो ये कंक्लूजन होल्ड नहीं होगा। तो रोल्स थ्योरम में अब यहां आकर ट्विस्ट आता है, तो आपको एक ऐसा फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा जिसे आप गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल बोल सकें, तो उसके डेरिवेटिव के लिए आप ये कंक्लूजन अप्लाई कर पाएंगे। तो अब आप दिमाग लगाइए। अब मैं आपको एक क्लू देता हूं, इस तरह का एक बहुत कॉमन प्रोफाइल बनता है, बहुत अच्छा प्रोफाइल बनता है। हम एक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आप एक काम करिए, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। आप जरा इस फंक्शन पर फोकस कीजिए, है ना। ये फंक्शन कहां से मैंने सोचा, मैंने क्या किया, यहां एफ डैश एक्स है और यहां एफ एक्स है, ये एफ एज इट इज रहा और यहां इसका डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव और एफ, इन दोनों का सम कैसे आया। मैं इस फंक्शन पर अगर फोकस करूं तो इसे डिफरेंशिएट करने पर ये वाला फैक्टर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं g डैश एक्स निकालता हूं तो g डैश एक्स का वैल्यू आएगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स। u इंटू वी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये आ गया, f प्लस एफ डैश एक फैक्टर आ गया। किस में आया, g डैश एक्स में आया। आगे बात समझ में। अब देखिए ये क्लू आप हमेशा याद रखिए, ये ट्रिक हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन बने ऐसा फंक्शन प्लान किया जाए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए दोबारा से। लेकिन क्या मैं इस पर रोल्स थ्योरम लगा सकता हूं, रोल्स थ्योरम में तब लगा पाऊंगा जब ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो और जब इसके दो रूट्स मुझे पता हो तो उनके बीच में इसका डेरिवेटिव जरूर जीरो होगा। तो आप देख लीजिए, एफ के e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, e पावर x
भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, दो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब gx भी एक कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, सो हियर वी कैन से दैट gx which is e to the power x into fx is continuous and differentiable function। ये continuous and differentiable function होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसके रूट्स के बारे में बात करते हैं। पहले ऐसे पॉइंट्स देखें जहां पर g का वैल्यू 0 हो जाता है। अल्फा बीटा गामा आर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा पर f का वैल्यू 0 हो रहा है, तो अल्फा बीटा गामा पर g का भी वैल्यू 0 हो रहा है, क्योंकि e पावर x तो नॉन जीरो है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि gx इज इक्वल टू 0 के भी 3 रूट्स आपको पता चल गए। ओके, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ gx इज इक्वल्स टू 0। gx इज इक्वल टू 0 के रूट्स हो गए। ठीक है, अब अगर gx इज इक्वल टू 0 के ये रूट्स हो गए हैं और ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, इनका ऑर्डर मुझे नहीं पता कि क्या ऑर्डर होगा। अल्फा में भी ग्रेटर, बीटा में भी ग्रेटर, गामा में भी ग्रेटर, कोई भी रिलेटिव ऑर्डर हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट लेट्स कंसीडर अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं दिया, लेकिन डिस्टिंक्ट है ये, तो कोई ना कोई ऑर्डर जरूर होगा। अब आप देख सकते हैं कि इन दो रूट्स के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में g का डेरिवेटिव यानी e पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू जरूर 0 होगी। अब e पावर x तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो क्या 0 होगा बच्चों? f प्लस एफ डैश 0 होगा। आगे बात समझ में? तो चलिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। तो यहां कंक्लूजन आया कि g अल्फा इज इक्वल्स टू g बीटा is equals to g gamma। ठीक है, so by Rolle's theorem we can say that g dash x is equals to 0, that means e to the power x into fx plus f dash x is equals to 0 for at least 1x belongs to alpha to beta। अल्फा से बीटा के इंटरवल में कम से कम एक बार g डैश का वैल्यू जरूर 0 होगा, और जहां g डैश 0 होगा वहां ऑफ कोर्स f डैश प्लस f ही 0 होगा, क्योंकि e पावर x तो 0 हो ही नहीं सकता। Isn't it? Not only this, for at least 1x in the interval बीटा टू गामा also, इस इंटरवल में भी होगा, इस इंटरवल में भी होगा। आप समझ गए कैसे होगा? आप देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला है, 3 रूट्स की बात हो रही है, अल्फा बीटा गामा, तो इन दो के बीच में कम से कम एक बार 0 होगा, और इन दो के बीच में भी कम से कम एक बार जरूर 0 होगा। तो अब जरा अपन ऑप्शंस देख सकते हैं। f dash plus f is equal to 0 has at least one real root in alpha to beta। Yes, this is of course correct statement। ठीक है, अगर ये बीटा टू गामा बोलता तो भी ये सही होता। ठीक है, तो मिनिमम यहां पर एक रूट आप जरूर क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे f डैश प्लस f? अगर इंटरवल की बात नहीं की जाए, वो जनरल छोड़ दिया जाए, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर पॉसिबल, तो हम ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 जीरो जरूर होंगे। अल्फा से बीटा के बीच में एक आएगा और बीटा से गामा के बीच में एक आएगा, कम से कम 2 जरूर आएंगे। लेकिन दोनों जो जीरोज हो, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा टू बीटा में ही 2 आ जाए और बीटा टू गामा में एक भी नहीं आए, क्योंकि दोनों पर ही रोल्स थ्योरम के बेसिस पर एटलीस्ट 1 रूट का कंक्लूजन अप्लाई होता है। यानी एटलीस्ट एक अल्फा टू बीटा में आया, एटलीस्ट एक बीटा टू गामा में आया, यानी एटलीस्ट 2 रियल रूट्स जरूर होंगे। आगे बात समझ में? राइट? तो चलिए इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को कंक्लूड किया। अब जरा हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। f डैश x माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे हमने ये फंक्शन सोचा था, अब आप अगर ध्यान दें तो आप सेकंड स्टेटमेंट के लिए भी फंक्शन प्लान कर सकते हैं। f डैश माइनस एफ इज इक्वल टू 0, यहां माइनस साइन आ रहा है बीच में। अब आप सोचो कि क्या हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। अगर मैं e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स फंक्शन को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ूंगा, बी ऑप्शन के लिए बात करूंगा, तो यहां पर मैंने एक नया फंक्शन एच एक्स प्लान कर लिया, और वो एच एक्स फंक्शन क्या है? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। अब आपको आगे कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके भी 3 रूट्स होंगे, एच के भी 3 रूट होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एफ के तो रूट्स हैं ही, ये टर्म 0 नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको अब डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ये मुझे मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स।
तो डेरिवेटिव की कम से कम सेम कंक्लूजन अप्लाई होगा अब इस वाले फंक्शन के लिए भी, कम से कम एक रूट अल्फा टू बीटा में आएगा, कम से कम एक रूट अल्फा टू बीटा टू गामा में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं। f डैश माइनस एफ इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट इन अल्फा टू गामा। अब देखिए यहां पर अल्फा टू गामा बोला है इसने, ये ऑर्डर क्वेश्चन ने नहीं दिया था, ये तो मैंने अज्यूम किया। हो सकता है अल्फा गामा बीटा ये ऑर्डर हो, तो अल्फा टू गामा में कम से कम एक रूट होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अल्फा टू गामा इंटरवल में दो रूट होंगे? अल्फा टू गामा इंटरवल में मिनिमम दो रूट तब होते जब ये ऑर्डर परफेक्ट होता, लेकिन क्वेश्चन ने इस ऑर्डर की बात नहीं की है, ये तो हमने जनरली अज्यूम कर लिया है विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी, इजंट इट? तो अल्फा टू गामा में एक रूट भी आ सकता है, लेकिन अगर ये ऑर्डर है तो फिर मिनिमम टू रूट्स आ गए, क्योंकि एक रूट अल्फा टू बीटा में आएगा और एक बीटा टू गामा में आएगा। लेकिन हम इस स्टेटमेंट को यहां डेफिनेटली करेक्ट बोलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक रियल रूट जरूर होगा। तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया बच्चों। अब जरा आप सी पर फोकस कीजिए। एफ डबल डैश प्लस टू एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश प्लस टू एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, यानी कि रोल्स थ्योरम लगाना है। एटलीस्ट वन की बात हो गई है। अब रोल्स थ्योरम किस पर लगाना है? कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन पर, ऐसा फंक्शन जिसे डिफरेंशिएट करने पर ये टर्म आ जाती है। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर फोकस करो। एफ डबल डैश प्लस टू एफ डैश प्लस एफ, ये रहा आपके पास एफ डैश प्लस एफ। अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर जाता हूं, इसको मैं कुछ कुछ हद तक अगर डिफरेंशिएट करूं तो कुछ कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन बनेगा। तो अभी हमने इसको कैसे प्लान किया था? ऐसे निकाला था, e पावर x एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आया था? e पावर x इंटू एफ प्लस एफ डैश। अब ये जो यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना बच्चों, इसके ऊपर फोकस कीजिए और इस स्टेटमेंट को अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, g डैश को एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या मिलेगा? e पावर x एफ प्लस एफ डैश प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस एफ डैश। यानी g डैश के ऊपर अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे होंगे तो ये सी में जो लिखा हुआ है ये कंक्लूजन आ जाएगा। देखिए जरा, अब मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं। सी ऑप्शन के लिए मैंने जो gx फंक्शन लिया था वो था e टू द पावर x इंटू एफ, और इसके मुझे तीन रूट्स मिल रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, जी ऑफ बीटा एंड जी ऑफ गामा। तीनों पर वैल्यू इक्वल बता रखी है। तो g डैश जो फंक्शन होगा वो बनेगा e टू द पावर x एफ डैश प्लस एफ, बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के अगर तीन वैल्यूज हैं, 3 पॉइंट्स पर ये जीरो हो रहा है, तो g डैश की वैल्यू कम से कम 2 बार जरूर जीरो होगी, isn't it? हैज at least 2 zeros, कम से कम 2 zeros इसके जरूर होंगे। तो अब अगर मैं इस फंक्शन पर फोकस करूं, ये भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, तो इसके ऊपर अगर मैं फिर से रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि g डबल डैश एक्स, देखिए वो क्या आने वाला है? e टू द पावर x एफ डबल डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, यही आएगा इसका डेरिवेटिव, राइट? हैज, अब अल्फा बीटा गामा 3 इसके रूट थे, तो इन दो के बीच में एक बार और इन दो के बीच में एक बार, यानी कि कम से कम 2 बार ये जरूर जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो दो x की वैल्यूज और कुछ नहीं बल्कि a एंड b हैं। अब a और b के बीच में कम से कम इसका डेरिवेटिव एक बार जरूर जीरो होगा, इसका डेरिवेटिव, राइट? तो यानी कि ये एक्सप्रेशन आ गई, हैज एटलीस्ट 1 जीरो। तो कम से कम एक जीरो इस एक्सप्रेशन का जरूर आने वाला है, यानी ये इक्वेशन कम से कम एक बार जरूर जीरो होगी, जिसमें e पावर x तो ऑफकोर्स नॉन जीरो क्वांटिटी है हमेशा ही, तो ऑफकोर्स ये वाला टर्म ही जीरो होगा। और आपको जो सी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एग्जैक्टली यही चीज लिखी हुई है, एफ डबल डैश प्लस 2 एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, यानी सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और अब डी ऑप्शन को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं बच्चों। डी ऑप्शन जो हमने बी ऑप्शन निकाला था एफ डैश माइनस एफ, वहां हमने फंक्शन लिया था e पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। तो एग्जैक्टली जो काम हमने gx फंक्शन यानी कि ए ऑप्शन के लिए किया, उसी फॉलो में अगर आप चलें तो सी आ रहा है, और जो बी के लिए किया उसी को एक और बार आगे ले जाएं तो डी आपका कंक्लूड हो जाएगा। और ये डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप देखिए यहां पर डी स्टेटमेंट के लिए हमने बी के लिए ये वाला फंक्शन लिया, इसे डिफरेंशिएट करने पर ये आपको मिला। अब अगर इसके दो रूट्स आ रहे हैं तो सेम एक्सप्लेनेशन जो सी के लिए है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन आप अगर बी के साथ इस एच एक्स के लिए लेंगे
तो आप डी ऑप्शन को भी कंक्लूड कर देंगे। तो मैं अगर डी की बात करता हूं तो यहां पर मैंने जो hx फंक्शन प्लान किया था वो था e⁻⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहां पर h ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू h ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू h ऑफ गामा। ये तीन वैल्यूज आपको मिल रही हैं। इसे मैंने डिफरेंशिएट किया तो h डैश आया, वो आया e⁻⁻x यानी कि f डैश x माइनस f ऑफ x। तो कम से कम एक रूट इसका होगा क्योंकि तीन इसके आ रहे हैं, तो कम से कम दो इसके हो गए, एक अल्फा टू बीटा में और एक बीटा टू गामा में। और अगर इसके ऊपर भी रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा e⁻⁻x f डबल डैश x माइनस 2 टाइम्स ऑफ f डैश x माइनस प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत इजीली ये चीज कंक्लूड हो सकती है। जो एक्सप्रेशन यहां दिया हुआ है -2f डैश एक्स प्लस एफ एक्स, आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे आप इसके चारों ऑप्शंस को क्लियर समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल पर हम आते हैं। ये वाला जो सेकंड सिचुएशन मैंने आपको समझाया था, अब एक बार आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए। इस सिचुएशन में let fx be a derivable function x belongs to R such that f0 equals to f2 equals to f4 equals to 3, है ना। यानी कि 0, 2, 4 इन तीनों पॉइंट्स पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3 है, 1, 3, 5 इन तीनों पॉइंट्स पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू -2 है। ठीक है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन x f डबल डैश प्लस f डैश स्क्वायर प्लस f डैश इज, इस एक्सप्रेशन के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस वर्ड आते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है और ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, तो अब रोल्स थ्योरम में डेरिवेटिव को जीरो करवाया जाता है, तो अब आपको इसके ऊपर फोकस करना है। ये किसी न किसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये दिमाग लगाइए। तो ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इस एक्सप्रेशन को gx नाम दे देता हूं, और ये gx मैं समझ रहा हूं इस तरह से लिखा जा सकता है x इंटू f डबल डैश प्लस f डैश स्क्वायर, f डैश स्क्वायर दिस इज f डबल डैश दिस इज f, है ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये fx इंटू f डैश x का डेरिवेटिव है। अगर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया जाए तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये मिल जाएगा, दिस इज डी बाय डी एक्स ऑफ, इसे मैं अगर u इंटू वी से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, f इंटू एफ डबल डैश प्लस एफ डैश स्क्वायर, जो कि यहां लिखा हुआ है, ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। उसके बाद आगे आपको लिखा हुआ है प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। क्योंकि रोल्स थ्योरम किस पर अप्लाई करना है ये समझना बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने लिखा। अब फिर से ध्यान देखिए आप, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f इंटू एफ डैश, और यहां f इंटू एफ डैश एज इट इज आ गया। ठीक है, यहां f इंटू एफ डैश एज इट इज आ गया, और यहां x था, यहां पर 1 आ गया। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इन तीनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। आप देखिए x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस देन f प्लस f इंटू एफ डैश एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, u इंटू v अगर इसमें लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। यानी कि gx फंक्शन के बारे में बात की जा रही है, और gx क्या चीज है, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू एफ डैश। यानी आपको अब यह समझ में आ गया कि रोल्स थ्योरम अप्लाई किया जाना है, किस पर किया जाना है, x इंटू एफ प्लस एफ डैश पर किया जाना है। तो ये x इंटू एफ प्लस एफ डैश के डेरिवेटिव का कमेंट आप कंक्लूड कर पाएंगे, और नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपसे इस एक्सप्रेशन के पूछे, यानी gx के पूछे, है ना। तो gx के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए x इंटू एफ प्लस एफ डैश को हमें फोकस करना होगा। ये हमें कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, तो अब मैं x इंटू एफ प्लस एफ डैश इस वाले फंक्शन के ऊपर फोकस करता हूं। अब आप पहले f को ऑब्जर्व कीजिए। 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर f की वैल्यू आपको 3 बताई है, और 1, 3, 5 पर f की वैल्यू -2 बताइए। चलिए हम f का ग्राफ बनाते हैं। कैसा ग्राफ हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 तक दिया हुआ है हमें। 0 पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 2, इट इज 3, सो इट इज 3 लेट्स से।
है ना। 1 पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आता है -2, इट इज -2, 2 पर फिर से 3 है, 3 पर फिर से -2 है, 4 पर फिर से 2 है और 5 पर फिर से -2 है। मतलब ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ और इस पॉइंट पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में x एक्सिस को कहीं ना कहीं जरूर कट करेगा। उसके बाद ये इस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होने के बाद इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट पर यहां आना है उसको, तो 1 से 2 के बीच में ऑफ कोर्स ये ग्राफ x एक्सिस को जरूर कट करेगा। फिर यहां से घूमते हुए ये ग्राफ 3 पर यहां नीचे पहुंच रहा है, x एक्सिस से नीचे चला गया है, तो यहां से पास होकर ये ग्राफ फिर से नीचे आएगा, फिर यहां से ये पर ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा। ये ऊपर जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से जरूर पास होना है, फिर उसे इस पॉइंट से जरूर पास होना है, तो यहां से ये ग्राफ इस तरीके से ऐसा आएगा और यहां से पास होकर ये कहीं पे भी जा सकता है, हो सकता है और आगे कट करके ऊपर जाए, हो सकता है नहीं जाए। तो हमें इससे आगे के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अपन ये वाला पार्ट नहीं लेंगे और इसके बाद ये कुछ भी हो सकता था, मतलब ये यहीं पर छोड़ दिया जाए। तो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स ये इधर भी कुछ भी हो सकता था। हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि ग्राफ इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए आप, ये जो पॉइंट है ये एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया बीटा, ये तीसरा रूट हो गया गामा, ये चौथा रूट हो गया डेल्टा, राइट, और एक और रूट हो गया है, लेट्स से दिस इज 5। तो 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट रूट्स हैं, कम से कम 5 होंगे। ये यहां पर ये एक बार कट करके फिर ऊपर चला जाता, फिर से नीचे आ जाता। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आने के लिए इसे x एक्सिस को कम से कम एक बार कट करना पड़ेगा। एक से ज्यादा बार तो ये कर सकता है, लेकिन ये मिनिमम की बात कर रहा है, तो हम एटलीस्ट 1 की बात करते हुए ही चलेंगे। यानी कि ये f का ग्राफ अगर है तो मैं ये बोल सकता हूं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ fx is 5, राइट। f के 1 2 3 4 5 कम से कम 5 जीरोज होंगे f के, और हर दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में f डैश का कम से कम एक जीरो आएगा। ठीक है, तो यहां से ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आया। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन आता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f डैश x इज 4। f डैश के कम से कम 4 जीरोज होंगे, है ना। इसने हमें कोई इंटरवल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये बहुत कुछ यहां पर आगे पीछे भी बात कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना जरूर होगा। तो यहां पर 4 जीरोज मुझे 5 के मिल रहे हैं, 5 जीरोज, और f डैश के मिल रहे हैं 4 जीरोज। अब मुझे f और f डैश के प्रोडक्ट की बात करनी है, तो कम से कम 9 हो गए, और साथ में ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 0 पर x 0 हो जाता है, और ये एक एडिशनल 0 और जनरेट कर देगा। सो आई कैन से दैट मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ x इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितने होंगे, x इज इक्वल टू 0, ये अपने आप में एक 0 देगा, f इज इक्वल टू 0 के 5 आ गए, और f डैश x इज इक्वल टू 0 के 4 आ गए, यानी कि ये होंगे 1 + 5 + 4 मीन्स इट इज 10। गॉट द पॉइंट। यानी कि इस एक्सप्रेशन के कम से कम 10 नंबर ऑफ जीरोज जरूर होंगे। ओके, अब अगर इसके 10 जीरोज हैं और हमें बात करनी थी gx की, जो कि इसका डेरिवेटिव है x इंटू एफ इंटू एफ डैश, तो gx के डेरिवेटिव इसके 10 में हर कॉन्जिक्यूटिव के बीच में कम से कम एक आना है। तो 10 के पेयर बनाइए, फर्स्ट सेकंड के बीच में एक, सेकंड थर्ड के बीच में एक, थर्ड फोर्थ के बीच में एक, यानी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने आए, 9, एक कम हो गया वहां पर। ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ gx इज इक्वल्स टू 9, यानी आपका करेक्ट आंसर हुआ बच्चों 9। अब ये रोल्स थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, भले हम रोल्स थ्योरम वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेप से इस स्टेप पर पहुंचने में हमने रोल्स थ्योरम को यूज कर लिया। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से रोल्स थ्योरम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल हो जाता है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को रोल्स थ्योरम से बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अब देखा जाए तो ये जितना भी काम हमने किया, ये अगर कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो हम बहुत फास्ट ये सारी चीजें कर सकते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना जिसका डेरिवेटिव 0 क्लेम किया जा रहा है।
राइट तो इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं सजेस्ट करूंगा, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 2020 जेईई एडवांस में भी इस प्रोफाइल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड दैट वाज रियली अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ओके सो आई होप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रोफाइल। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके तो इसको आप जरूर कीजिए और इसी तरह के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज में बने रहिए इसी चैनल पर। सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लर्न करते रहिए। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय। और भी किस प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट्स आप समझना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आने वाली सेशंस में उन कॉन्सेप्ट्स को भी लेने की कोशिश करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।